नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साबरी विद्यालय पर। अपने आज से शुरू करने जा रहे हैं एक स्पेशल कोर्स जिसके अंदर अपनी इकोनॉमिक्स जो है उसको जीरो से लेकर बेस से लेकर अपने तैयारी करेंगे। सिविल सर्विसेज का कंप्लीट सिलेबस जो है अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में अपने देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, एक जो दूसरा वर्ड होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसका मतलब क्या होता है और ये पूरा कंसेप्ट काम कैसे करता है। तो उस चीज के बारे में जो है अपने ओवरव्यू आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब समझने के लिए पहले अपने इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश में वर्ड है इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एक है ओइकोज और एक है नोमोज। पहले अपने इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर अपने जो है हिंदी में इसका मीनिंग देखेंगे। अगर अपने बात करें ओइकोज की तो इसका मतलब होता है घर, परिवार, हाउस होल्ड, ठीक है। और नॉमोज जो है उसका आज के टाइम में जो ट्रांसलेशन बनता है वो बनता है नॉर्म्स, मतलब कि नियम। तो बेसिकली ये आपको बताता है कि एक घर जो है वो अपनी व्यवस्था कैसे चलाएगा। अब एक परिवार है, उसके पास सीमित संसाधन है, जैसे आपका परिवार है तो आपके पास संसाधन के नाम पर आपके पापा के द्वारा जो भी कमाई की जाती है वो है। अब उसी कमाई में से आपको अलग अलग काम करने हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, घर की जो डेली की जरूरतें हैं उनका भी ध्यान रखना है, राशन पानी का भी ध्यान रखना है। तो एक घर जो है वो अपनी व्यवस्था कैसे चलाएगा, कैसे उसको क्या करना चाहिए ताकि उसकी व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहे, उसका जो अध्ययन होता है, उसकी जो स्टडी होती है, उसको अपने कहते हैं इकोनॉमिक्स इंग्लिश के अंदर। हिंदी में इसका मीनिंग थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्ट है। हिंदी में अगर आप इस वर्ड को तोड़ते हो तो ये बन जाता है अर्थ और शास्त्र दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर अपने देखें शास्त्र वर्ड इस पे फोकस करें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया कैसे, किसी भी विषय के बारे में जो ज्ञान का संग्रह होता है उसको अपने कहते हैं शास्त्र। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें नाट्य शास्त्र की तो वो नाट्य कला से संबंधित जितना भी ज्ञान हो सकता है, जो भी नाट्य कला से संबंधित नॉलेज है, उसका जो कलेक्शन जिस किताब में किया गया, उस नॉलेज को जिस किताब में बताया गया है उसको अपने कहते हैं उसका शास्त्र। वैसे संगीत शास्त्र है तो एक ऐसी किताब होगी जिसमें संगीत के बारे में बात की गई है या संगीत का संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। सो इट इज एनसाइक्लोपीडिया, इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द नॉलेज रिलेटेड टू द म्यूजिक। वैसे ये भी एक किताब है या भी ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर भी ज्ञान है। अब ज्ञान वो किस चीज का है, ज्ञान है अर्थ के बारे में। यहाँ पर अर्थ का क्या मतलब है, देखो जब हम हिंदू सनातन फिलोसफी पढ़ते हैं, इंडियन फिलोसफी जब अपने पढ़ते हैं तो वहां पर चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। पुरुषार्थ का मतलब है कि एक मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, मनुष्य के जीवन का जो अर्थ होता है वही पुरुषार्थ होता है। तो वेदों के अनुसार ये अपने कहें कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है, उसके अकॉर्डिंग जो है इंसान को चार भूमिकाएं निभानी चाहिए या चार काम करने चाहिए, चार कर्तव्य पूरे करने चाहिए। एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम और एक है मोक्ष। इन चारों का अलग अलग औचित्य दिया गया है, महत्व दिया गया है। एवरी पर्टिकुलर पुरुषार्थ हैज ए पर्टिकुलर रेलेवेंस इन दिस सोसाइटी। सोसाइटी का सिस्टम चलाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है। उसके अलावा जो दूसरा पुरुषार्थ है वो है अर्थ। अब यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब वैसे तो जो बनता है वो बनता है आजीविका या लाइवलीहुड। मतलब कि एक इंसान को खास करके जब तक कि वो गृहस्थ आश्रम में है, ये तो आप जानते ही होंगे कि एक हिंदू सनातन फिलोसफी जो है उसके अंदर एक मनुष्य की चार अलग अलग स्टेज बताई गई है कि वो पहले बाल आश्रम में, फिर गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास में है। खास करके जब आप गृहस्थ आश्रम में हो तब आप खुद और आप पर जो निर्भर लोग हैं, चाहे वो आपका परिवार है, आपके आसपास के लोग हैं, आपका समाज है, इन सब की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करने को ही अर्थ कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर अर्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत पैसा कमाना है, पैसा इकट्ठा करना है, ऐसा, या जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, इस कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। यहाँ पर अर्थ का मतलब है कि आप एक जो है बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, एक निश्चितता वाला, सर्टिनिटी वाला जीवन जी के, आपके ऊपर जो निर्भर लोग हैं, आप पर जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनको भी जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहे, वो निश्चिंत होकर जो है अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके। उसके लिए आपको कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यू नीड रिसोर्सेज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। अब ये जो संसाधन है, इन संसाधनों को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे अर्जित किया जा सकता है, कैसे उसको यूज किया जाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान जो है या इन सब चीजों के बारे में जो बुक है उसको अपने कहते हैं अर्थशास्त्र। तो अगर अपने इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये बताता है कि बेसिकली एक घर अपनी व्यवस्था कैसे चलाएगा। अब घर का बड़ा रूप जो है वो समाज बन जाता है, समाज का बड़ा रूप जो है वो देश बन जाता है। तो बेसिकली जैसे घर चलता है वैसे एक देश चलता है। तो एक घर या देश कैसे चलेगा या कैसे चलना चाहिए वो बताया गया जिस विषय के अंदर, उसको अपने कहते हैं इकोनॉमिक्स।
हिंदी में अगर अपने देखें तो हिंदी में मतलब इसका बन जाता है कि एक ऐसा विषय जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक व्यक्ति अपनी और अपने पर जो निर्भर लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनकी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए किस प्रकार से जो है संसाधन जुगाड़ सकता है, संसाधनों का उपयोग उसको करना चाहिए, उसके बारे में जो ज्ञान जिस बुक में दिया गया है या जो विषय आपको ये सिखाता है, उस विषय को अपने क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का सिंपल सा मीनिंग होता है। अब अगर अपने देखें तो एक और वर्ड होता है इससे मिलता जुलता, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। दो वर्ड है, एक इकोनॉमिक्स है जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, एक इकोनॉमी है जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, अगर अपने बात करें इकोनॉमिक्स की या अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र जो है बेसिकली एक किताब है जिसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया है। ये बताता है कि एक मनुष्य या एक परिवार जो है किस प्रकार से अपनी व्यवस्था चला सकता है, कहां से उसके पास संसाधन आएंगे, उन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा। अब ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है। उदाहरण के लिए बायोलॉजी अगर आपने पढ़ ली तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है ना। किसी ने अगर बायोलॉजी पढ़ी तो उसको ये पता है कि इंसान के शरीर में ये अंग है, इस अंग का ये ज्ञान, इस अंग के बारे में ये चीज़ है, इसकी कार्यप्रणाली ये है, इस तरीके से आपके प्रोटीन बनता है, इस तरीके से जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पूर्ति करनी है तो कैसे किया जा सकता है, वो हो सकता है। बट क्या ये आवश्यक है कि जिसने बायोलॉजी पढ़ ली वो खुद स्वस्थ ही हो जाएगा, या क्या यह आवश्यक है कि जिसने बायोलॉजी पढ़ ली वो डॉक्टर ही बन जाएगा? ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिसिनल साइंसेज या चिकित्सा विज्ञान जिसको हम कहते हैं वो पढ़नी पड़ेगी। बायोलॉजी तो आपको +1 +2 के अंदर और बाद में अगर आप BSc MSc करते हैं तो वहाँ पढ़ा दी जाती है। बट वो सारे डॉक्टर तो नहीं बन जाते। क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि उन्होंने अभी तक थ्योरी पढ़ी है कि इंसान का शरीर काम कैसे करता है। अब उस थ्योरी को उनको इंसान के शरीर पर अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर किडनी में ये समस्या है तो इसका क्या समाधान हो सकता है, या ये समस्या किस वजह से हो सकती है। वही जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो रिलेशन है, वही थ्योरी और प्रैक्टिकल का रिलेशन इन दो वर्ड्स में, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में, या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। जब आपने अर्थशास्त्र की किताब पढ़ी या जब आपने इस विषय को पढ़ा तब आपको ये तो समझ में आ गया कि एक इंसान को अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पैसे को कैसे यूज करना चाहिए, वो सारी बातें तो आ गई। अब आपने वो जो नॉलेज उस किताब को पढ़कर एकत्रित किया है, जो नॉलेज आपने गेन किया उससे, उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो तो वो बन जाती है अर्थव्यवस्था। अगर आप उस नॉलेज को अपने घर पर अप्लाई करते हो तो आपके घर की अर्थव्यवस्था बन जाती है। अब आपकी सीमा तो आपके घर तक ही है, पूरे राज्य का ठेका तो सरकार लेगी, या पूरे देश का जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार लेगी। तो जब उस नॉलेज को पूरे देश के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था बन जाती है। जब राज्य के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो राज्य की अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो दोनों में बेसिक रिलेशन क्या है? जो अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स है वो आपको बताता है कि आजीविका कैसे अर्जित किया जाना चाहिए, कैसे उस पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, इसका मतलब होता है कि जो आपने नियम, जो बातें आपने उस किताब को पढ़कर सीखी, उन किताबों का जो इंप्लीमेंटेशन है, या ऐसा कहे कि उन किताबों का जो एग्जीक्यूशन है ऑन एनी पर्टिकुलर टेरिटरी, इन एनी टेरिटरी, किसी भी क्षेत्र में उन नियमों का जो अप्लाई करने का तरीका है उसको अपने कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसलिए जब भी ये अर्थव्यवस्था वर्ड आता है, जब भी ये इकोनॉमी वर्ड आता है, वहां पर हमेशा किसी न किसी क्षेत्र की बात की जाएगी। अगर मैं बार बार ये कहता रहूं कि मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या बताना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, या राजस्थान इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, मतलब राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ रहा हूँ, या मैं जयपुर की इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का मतलब यही है कि जो इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, जो बातें आपने वहां से सीखी है, उन बातों को अप्लाई करना। कहाँ अप्लाई करना? किसी भी क्षेत्र पर अप्लाई करना, किसी भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर अप्लाई करना। जब आप उन सारे नियमों को अप्लाई करते हो तो स्वाभाविक सी बात है, आपने एक साथ 15-20 नियम सीखे हुए थे कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो जब आप उन सभी 10-15 नियमों को किसी भी क्षेत्र पर अप्लाई करते हो तो वहां पर एक पैटर्न बनता है, एक व्यवस्था बनती है कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। वो जो व्यवस्था का अध्ययन है, जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न की जो स्टडी है, उस व्यवस्था का जो अध्ययन है, उसको अपने कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अगर हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो है क्या इनकम हो रही है, कहाँ से इनकम हो रही है, उस इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पर कमियां रह रही है। वैसे अगर हम राजस्थान इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो राजस्थान की टेरिटरी है, जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है,
उस क्षेत्र के अंदर इनकम कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या कमियां रह रही है, तो उन सब चीजों का अध्ययन जो होता है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो जाता है। तो दोनों में ये संबंध है, बेसिकली दोनों के अंदर ये रिलेशन है। तो अर्थशास्त्र है वो थ्योरी है, वो किताब है, वो बुकिश नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत होता है। अर्थव्यवस्था जो है उस बुकिश नॉलेज का, उस किताबी ज्ञान का एप्लीकेशन है, उसका लागू करने का तरीका है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर, किसी भी टेरिटरी के ऊपर। अब यहाँ पर जब भी अपने इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक बेसिक सा क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा ही होता है। देखो, अगर इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा ही होता तो ये बहुत ही आसान काम हो जाता। इकोनॉमिक्स का मतलब बेसिकली पैसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स बनी ही कैसे है, अगर हम पहले थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाएं कि इकोनॉमिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता कब महसूस हुई होगी, जरूरत कहो, इसकी नीड कहो, कब पड़ी इस सब्जेक्ट की। तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान का जब उदय हुआ, जब वो पाषाण काल में रहता था, पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक एज में रहता था, तब से उसको समझ थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर इंसान तब से ही इतना ही समझदार होता तो आज दुनिया का स्वरूप कुछ और होता, ह्यूमैनिटी किसी और लेवल पर होती, मानवता किसी दूसरे स्तर पर होती, बट ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली पहले इंसान भी जानवर जैसा ही था, ये हम सभी जानते ही हैं। तो हमारे भी कोई समाज नहीं था, हमारे भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जानवर जिस तरीके से अपना जीवन यापन करता है कि उसको पता है कि मेरे को मेरी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को पीने के लिए चाहिए, मेरे को आराम चाहिए, और मेरे को रिप्रोडक्शन के लिए जो है एक दूसरा पार्टनर चाहिए, वो 3-4 चीजें उसको करनी है। वही काम इंसान भी करता था, वैसे जीवन था, डेली का खाना जुगाड़ कर लिया, खाना खा लिया, शेल्टर मिल गया, आवास, छत, कहीं रुकने के लिए, जो भी उसको मौसम से बचने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था कर ली, पीने के लिए पानी चाहिए तो उस पानी की व्यवस्था कर ली, और रिप्रोडक्शन के लिए जो है अपनी आगे बढ़ाने के लिए उसको रिप्रोडक्शन के लिए एक पार्टनर चाहिए, तो वो भी एक व्यवस्था चलती रहती थी। अब जब तक इंसान का जीवन जानवर जैसा था तब तक तो हमें कोई चिंता नहीं थी। बट यहाँ पर जो है एक चीज हुई नियोलिथिक एज के अंदर, जिसको हम कहते हैं नवपाषाण काल। इस नियोलिथिक एज के अंदर या नवपाषाण काल में क्या बदलाव आया, तो यहां पर आकर इंसान ने एक चीज की खोज की जिसको हम कह सकते हैं मटका या पोट्री। अब मटका और पोट्री ये जो है, यहां सर इंसान जो है वो एक अलग व्यवस्था, एक अलग रास्ते पर चला गया, जानवर वाला जीवन जो है छोड़ना शुरू कर दिया। इस दृष्टिकोण से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक अलग चीज है कि इंसान जो है जानवर से इंसान में कैसे बदला, वो एक अलग कंसेप्ट है। इंसान और जानवर के रहने के तरीके में क्या बदलाव आया वो यहां से पता चलता है। तो जब ये नियोलिथिक एज आई तो मटके की खोज की। अब मटका या पोट्री जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री के अंदर, अब पोट्री की खोज करने से हुआ क्या कि पोट्री की खोज से पहले इंसान के पास कुछ भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, कुछ भी उसके पास भराव क्षमता नहीं थी। मतलब कि उसके पास वही जानवर वाला सिस्टम ही उसको रखना पड़ता था कि आज उसने इकट्ठा किया या शिकार किया या तोड़ा, जो भी किया, 2-3 तरीके थे। या तो फूड गैदरिंग था, मतलब कि जड़े फूल पत्तियां ये इकट्ठे करके खाए जाते थे, या हंटिंग सोसाइटी हुआ करती थी, जानवरों का शिकार करके खाया जाता था। तो वो रोज का शिकार रोज करते थे, खाते थे, रोज अपने पेड़ पौधे जड़ी बूटियां जो भी उनको इकट्ठी करनी है वो इकट्ठी करते थे और खाते थे। अब जानवर भी ऐसा ही करता है, वो आज जो है कल की चिंता थोड़ी करता है कि मैं आज जो है एक सामान इकट्ठा करके रख लेता हूँ। ठीक है, कुछ जानवर समझदार हैं, उन्होंने समय के साथ ये समझा है कि थोड़े दिनों के बाद शिकार करना संभव नहीं होगा, तो शायद वो अपना जो भी उन्होंने घूरी या आवास बना रखा होता है वहां पर इकट्ठा कर ले। बट उनकी कोई बहुत लंबी प्लानिंग तो नहीं हो सकती है, केवल वो नेचर को काउंटर करने का या प्रकृति से लड़ने का एक तरीका हो सकता है कि आगे बारिश आने वाली है तो मुझे शिकार नहीं मिलेगा, तो मैं एक बड़ा शिकार मेरे पास करके रख लेता हूँ। बट जैसे ही इंसान ने मटके की खोज की, अब मटके की खोज होने से हुआ क्या कि इंसान के पास स्टोरेज कैपेसिटी आ गई। स्टोरेज कैपेसिटी आने का मतलब है कि अब इंसान के समझ में आ गया कि मैं अगर आज ज्यादा काम कर लेता हूं तो कल मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, या अगर मैं आज काम नहीं करता हूं, थोड़ा कम काम कर लेता हूं और आज का काम कल कर सकता हूं। वो प्लानिंग कर सकते हो आप। जैसे आपके पास कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी आती है, आपके पास चीज को भविष्य के लिए रखने की जगह आती है। जैसे ये स्टोरेज कैपेसिटी आई, इंसान ने जो है यहाँ पर अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, नियोजन करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से जो है मेरा आगे का जीवन मैं आसान बना सकता हूं, कैसे मैं जो चीजें हैं आज ज्यादा कर लूं ताकि मेरे को कम नहीं करना पड़े। जब नियोजन करना स्टार्ट किया तो यहां से जो है आपका कंसेप्ट निकल कर आया, 2-3 कंसेप्ट निकले। एक कंसेप्ट निकला पर्सनल प्रॉपर्टी का। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब
इससे पहले जब तक आपके पास भराव क्षमता नहीं थी, एक इंसान के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं होता था जानवर की तरह। जानवर की संपत्ति क्या है? शेर की भी कोई संपत्ति नहीं है, चाहे वो जंगल का राजा है, बट उसकी कोई संपत्ति नहीं, उसका क्षेत्र है जहां पर उसका प्रभाव है, जहां पर उसका डोमिनेंस है, परंतु ये नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है। ऐसा ही इंसान था। जो थोड़ी बहुत चीजें हुआ करती थी वो पूरे ट्राइब की या पूरी जो जनजाति होती थी उसकी कलेक्टिव होती थी। अगर शिकार करना है तो भी समूह में करते थे, ग्रुप में करते थे। ज्यादा से ज्यादा तन ढकने के लिए जो पेड़ पौधों की उन्होंने जो ड्रेस बनाई होती थी, जो हम जंगल में आदिवासियों में देखते हैं मूवीज के अंदर कि उन्होंने जो है अपने कुछ पार्ट्स को ढकने के लिए पत्तियों से ड्रेस बनाई हुई होती थी, वो होती थी। या शिकार करने के जो उनके उपकरण है वो हुआ करते थे, जो भी उनके हंटिंग इक्विपमेंट्स है वो ही उनके पास हुआ करते थे, बट वो भी कलेक्टिव फॉर्म में या सामाजिक रूप से पूरे गांव का लोग जो है, पूरे ट्राइब के जो लोग हैं वो एक साथ शिकार करने जाते थे। तेरा मेरा कुछ भी नहीं होता था। अब जब मैंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पर कंसेप्ट आ गया तेरा मेरा, कि ये मेरा मार के रखा हुआ मैं खाऊंगा, ये मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ मैं खाऊंगा, ये मेरा है। जब यहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया तो पर्सनल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के साथ जो हम आज की डेट में भी जिस समस्या का सामना करते हैं कि प्रॉपर्टी या जो संपत्ति है वो कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाई है, उसका कोई डिफाइंड लेवल नहीं है, कोई स्तर नहीं बताया गया है कि कितनी संपत्ति पर्याप्त होती है, व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनफ। वो ना तो पहले वालों को पता था, ना आज वालों को पता है, ना आगे वालों को कभी भी पता होने वाला है। अब जैसे ये कंसेप्ट आया तो अब जरूरत पड़ी कि इसमें वर्दी कैसे की जाए, इसको इंक्रीज कैसे किया जाए। तो यहाँ पर इंसान को जो है कुछ नियम कानून व्यवस्थाएं बनानी पड़ी कि किस प्रकार से मेरी जो ये संपत्ति है ये एक जो है लगातार बढ़ती चली जाए, या ताकि मेरा जीवन जो है वो और आसान होता रहे, मेरी लाइफ और कंफर्टेबल होती रहे, और व्यवस्थित होती रहे, और ऑर्गेनाइज्ड होती रहे। यहाँ से फिर इंसान ने जो है नियम कानून ये व्यवस्थाएं बनानी शुरू की, जो सिस्टम्स बनाने स्टार्ट किए, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम था, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम था, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था थी कि समाज का संचालन कैसे होगा, ट्राइब जो है वो किस प्रकार से निर्णय लेगी, ट्राइब में कौन क्या काम करेगा, या वो इकोनॉमिक सिस्टम है कि किस प्रकार से जो है ट्राइब अपने रिसोर्सेज या अपने संसाधनों का उपयोग करेगी। तो यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट निकल कर आया। आज की डेट में ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आज जो प्रेजेंट नीड इसकी है वो केवल और केवल एक फैक्ट की वजह से है। हमेशा दो चीज अपने कहें कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक जो आपके संसाधन है वो लिमिटेड है, दूसरा आपकी जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज बदल जाती है, सीमित संसाधन, असीमित आवश्यकता, अगर इन दोनों में से एक भी चीज बदल जाती है तो इकोनॉमिक्स एज सच सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीमित संसाधन कैसे? कोई भी परिवार है, कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी आप बात करो, उसके पास संसाधन सीमित है। आज आपका परिवार भी है तो आपके परिवार के पास भी एक सीमित संसाधन है। उन्हीं संसाधनों में से आपको अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, डेली के खर्चे, घर परिवार, सामाजिक जीवन जो भी है उन सब की पूर्ति करनी है। आपकी आवश्यकताएं जो है वो असीमित है, ऐसा भी नहीं है कि स्थिर आवश्यकताएं हैं आपकी कि इतना ही चाहिए, तो भी आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास संसाधन असीमित होते, मतलब कि अगर ऐसा होता कि आपके पास पैसा छापने की मशीन ही है, या जमीन रबड़ की तरह होती कि आपको जितनी आवश्यकता है उतना बढ़ा लो, आज आपके पास 5 बीघा, उसको ऐसे बढ़ाकर 25 बीघा कर लो, जब मन करे तब उसको 50 बीघा कर लो, 4 बच्चे और पैदा कर दिए अब उसको 500 बीघा कर लो। अगर ऐसा होता तो फिर आपको प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, व्यवस्था बिठाने की जरूरत नहीं है। जानवरों की तरह जो है वो आप अपना उगाते जाओ, बनाते जाओ, खाते जाओ, जो भी करना है करते रहो। जानवरों को ये थोड़ी पता है कि संसाधन लिमिटेड है। अगर जानवरों को पता चल जाए कि संसाधन लिमिटेड है तो जानवर भी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे, जानवर भी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे कि यार अपने काम करते हैं, थोड़ी सी डाइटिंग करते हैं ताकि आगे आने वाले 5-10 साल के लिए अपने पास हिरण बचे रहें या ये दूसरे जानवर बचे रहें जिनको खाया जा सकता है बड़े जानवरों के द्वारा। वो भी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। वो प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनके पास भी संसाधन सीमित है। ये गणित जिस दिन उनके समझ में आ जाएगी उस दिन प्लानिंग वो भी इन्वॉल्व कर देंगे। तो इसकी आवश्यकता सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि इसकी जो हमारे पास संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी एक सीमा है, असीमित कुछ भी नहीं है। दूसरी, हमारी आवश्यकताएं असीमित है। अगर हमारी सीमित आवश्यकताएं होती तो भी हमें किसी भी प्रकार के प्लानिंग या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। उदाहरण के लिए 2 तरीके के लोग हैं।
एक जैसे कोई साधु संत महात्मा फकीर है, अब उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, उसको कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने पढ़ाने या किस तरीके से अर्जित करनी है, आय का उपयोग कैसे करना है, ये नियम समझने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उदाहरण के लिए कोई बेवड़ा है, उसको पता है कि अपने को डेली बेस एक केवल जो है एक अपने लिए क्वार्टर का जुगाड़ करना है, आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है, तो उस आवश्यकता उस केस के अंदर भी, उस नजरिए से भी जो है उसको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरा कल का दिन कैसे जाएगा, ना ही वो चिंता करने में सक्षम है, ना ही उसको चिंता की आवश्यकता है। तो हमें इस पूरे सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी समाज के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी परिवार के पास, किसी भी देश के पास जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, और उन सीमित संसाधनों से जो है हर व्यक्ति, हर समाज, हर देश जो है अपनी अनलिमिटेड नीड्स या असीमित आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति करने का प्रयास करता है। जब ऐसा प्रयास किया जाता है तो फिर उसको कुछ सिस्टम बनाने पड़ते हैं, कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है कि संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाएगा या इन कामों के लिए किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा। और यहीं पर जो है इन दो के कॉम्बिनेशन की वजह से एक सब्जेक्ट बनकर आता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इस सब्जेक्ट को जब हम किसी ज्योग्राफी के ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी क्षेत्र के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो जो बन जाती है वो बन जाती है उस क्षेत्र की इकोनॉमी। इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब एक चीज यहां पर समझने वाली ये है कि क्या इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा ही है, धन ही है? देखो, अगर इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा ही होता तो बहुत ही आसान होता जीवन। पैसा तो क्या है, तो कागज का टुकड़ा ही छापा जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, गोल्ड रखना पड़ता है सरकार को। देखो, तो वो नियम भी किसने बनाए हैं? भगवान ने तो बनाए नहीं है, प्रकृति का बनाया हुआ तो नियम है नहीं कि सूरज इधर ही उगेगा। सरकार का ही बनाया हुआ नियम है व्यवस्था चलाने के लिए। अब उस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए सरकार अपने नियम कभी भी बदल भी सकती है, और ऐसा नियम है भी या नहीं भी ये भी कहना गलत है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। क्योंकि ये जो हमारी फिएट करेंसी होती है, जो हम वर्तमान में करेंसी यूज करते हैं, इसको अपने फिएट करेंसी कहते हैं। अभी जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं, जो हमारे नोट है, ये फिएट करेंसी का प्रकार है। इसका मतलब है कि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है का मतलब है कि अगर कोई 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 रुपए का नोट है, कितने भी रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो कागज लगा है वो 10 रुपए का है। ऐसा तो नहीं है कि 500 के नोट में सच में 500 रुपए का कागज लगा है, या उसके अंदर इस प्रकार का कागज लगा, उसको इस तरीके से गोल्ड प्लेटेड या कुछ ऐसा किया गया है, जरी गोटे का काम उस पर हुआ है कि उस कागज के टुकड़े की कीमत 500 रुपए है। ऐसा तो नहीं होता, तो उसकी कीमत नहीं होती है फिएट करेंसी की। अब इसकी कीमत कैसे तय की जाती है? कीमत तय करता है इसको जारी करने वाला, कि ये 500 रुपए का है साहब ये कागज। अब कैसे मानेंगे, मैं कैसे मान लूं ये कागज 500 रुपए का है? तो फिर वो जो जारी करता है, जिससे भारत के केस में आरबीआई जारी करता है, तो आरबीआई क्या कहता है, एक काम कर भाई, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं कि तू ये कागज का टुकड़ा मेरे पास कभी भी लेके आना, मैं इसके बदले में तेरे को ऐसी चीज दूंगा जिसकी कीमत 500 रुपए होगी, जो कि सामान्यतः सोना है, गोल्ड होता है, क्योंकि वो कभी डेप्रिशिएट भी नहीं होता, उसको स्टोर करना भी आसान है, और वो यूनिवर्सल उसकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए उसको यूज किया जाता है। कल को अगर कोई दूसरी चीज निकल जाती है, यूरेनियम वगैरह, तो शायद गोल्ड की जगह यूरेनियम को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो जारी करने वाले ने आपको आश्वासन देने के लिए, ये कागज 500 रुपए का है, ये आपको मनवाने के लिए उसने आपको कहा कि भाई एक काम कर, तो इस टुकड़े को 500 का मान ले। वो कैसे मान लूं? कि तू एक काम कर, तू मेरे पास ले आना जब तू कहेगा, तब मैं तेरे को, जब तू कहेगा ये मेरे पास कागज का टुकड़ा लेकर आएगा, मैं इसके बदले में तेरे को 500 रुपए का गोल्ड दे दूंगा। इसीलिए हमारे हर करेंसी नोट पर लिखा रहता है, आरबीआई गवर्नर का जहां पर साइन होता है उसके ऊपर लिखा रहेगा कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन करता हूं, कि जब ये नोट मेरे पास लेकर आओगे तब मैं जो है उसको उसके बदले में 500 रुपए का सामान दूंगा। यहीं पर आपका लीगल टेंडर और इलीगल टेंडर का कंसेप्ट आता है। जब तक आरबीआई ने प्रॉमिस कर रखा था तब तक वो नोट लीगल टेंडर है। जब आरबीआई ने कहा कि मेरा वादा खत्म, तो वो इलीगल टेंडर है। तो जिस दिन मोदी जी ने नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन किया था, तो उसका मतलब ये नहीं था कि कागज तो आपकी जेब में पड़ा था, वो 500 रुपए का नोट पहले भी आपकी जेब में था, नोटबंदी के बाद भी आपकी जेब में था, एकदम से वो 500 रुपए के नोट से सिंपल कागज कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि आरबीआई ने जो, या गवर्नमेंट ने जो आपको गारंटी दे रखी थी, वो उन्होंने हटा ली। पहले वो कह रहे थे कि ये कागज का टुकड़ा आप हमारे पास लेकर आओगे तो हम आपको 500 रुपए देंगे, अब वो कह रहे हैं लेके आओगे तो हम कुछ नहीं देंगे, इसलिए वो सिंपल कागज का टुकड़ा बन गया। तो आज की डेट में हम जो पैसा यूज करते हैं, जो मनी हम यूज करते हैं, क्या वही इकोनॉमिक्स होती है? ऐसा नहीं है।
बेसिकली अगर पैसा ही इकोनॉमिक्स होती तो कहानी और होती। उदाहरण के लिए आप किसी आइलैंड पर हैं, ठीक है, किसी टापू पर है, उस टापू के ऊपर एक कमरा है, नोट से भरा हुआ है, क्या आप जिंदा रह सकते हैं वहां पर? और कुछ भी नहीं है, नोट तो बहुत है, पैसा बहुत है, एक पूरा कमरा भरा पड़ा है, क्या आप खुद को वहां पर जीवित रख सकते हैं? कैन यू सर्वाइव देयर? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्यों? पैसा तो बहुत है। तो पैसा आपको जीवित नहीं रख सकता, पैसा आपके जीवन को आसान नहीं बना सकता। वैसे बना सकता है कि पैसे के माध्यम से दूसरी चीजें खरीदी जा सकती है, जब दूसरी चीजें खरीदने की बात आएगी तो उन चीजों को बनाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट होता है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कभी भी पैसे का नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट होता है प्रोडक्शन का, उत्पादन का। इसमें जो बात होती है अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में, वो होती है उत्पादन की। उत्पादन किसका, कितना, क्यों, कौन करेगा, वो सारे कंसेप्ट जो है इसमें पढ़े जाते हैं। इसमें कंसेप्ट इसका नहीं पढ़ा जाता। ये जो पैसा होता है इसका तो काम केवल दो ही है। क्या? एक, किसी भी चीज के उत्पादन को संभव बनाना। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल और बाकी चीजें खरीदनी पड़ती है, बाकी चीजें मैनेज अरेंज करनी पड़ती है। वो अरेंजमेंट के अंदर आपको कुछ पैसा लगेगा, किसी दूसरे से वो चीजें लेनी पड़ेगी। दूसरा, ये जो चीज खरीद आप बना रहे हो, इसको आगे ट्रांसफर करने के लिए इसका एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल करना। अगर पैसा नहीं होता, मैंने चीज बना भी दी बट मैं अगले को कैसे दूं? पहले सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम, कि आपने किसी को गेहूं दी, उसके बदले में आपने चावल ले लिए। वो तब तक था जब तक सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं एक जैसी थी, मतलब कि सभी को एक जैसा ही खाना खाना था, किसी के जीवन में अलग अलग नहीं था। समय के साथ चीजें जो है सबकी अलग अलग होती चली गई। अब जब सबकी अलग अलग होती चली गई तो मेरे को चावल चाहिए ही नहीं भाई, मेरे पास गेहूं है, गेहूं के बदले में मेरे को चावल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे खाना ही नहीं है वो। तो एक काम कर, गेहूं के बदले मुझे कोई ऐसी चीज दे दे जिससे मैं मेरी मनमर्जी से कुछ भी खरीद सकूं। वो आपका काम कर देता है पैसा। तो इसका जो काम होता है, इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट होता है, वो सारा का सारा कंसेप्ट एक ही टॉपिक पर टिका हुआ है। वो किस पर टिका हुआ है? उत्पादन पर या प्रोडक्शन पर। अब उत्पादन जो है उसके बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसी पे अपना पूरा सिलेबस चलता है इकोनॉमिक्स का। उत्पादन के बारे में हमें दो चार बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट, क्या उत्पादित किया जा सकता है? देखो, दो ही चीजों का उत्पादन हो सकता है। या तो जो आप उत्पादन करोगे वो वस्तु होगी, या आप जिसका उत्पादन करोगे, हालांकि यहाँ अपने उत्पादन वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर अपने सर्जन वर्ड यूज करते हैं, वो सेवा होगी। तो आप दो ही चीजों को उत्पादन कर सकते हो अर्थव्यवस्था में, या तो गुड्स का या सर्विसेज का। दूसरी बात आती है उत्पादन कौन कर रहा है, हु। या तो उत्पादन करेगी सरकार, मतलब कि शासक, गवर्नमेंट, या उत्पादन करेगा प्राइवेट, मतलब कि आप या कोई संस्था, निजी। अब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं या ऐसे देश जहां पर उत्पादन का ज्यादातर भाग इसके द्वारा किया जा रहा है, मैक्सिमम पार्ट इसके द्वारा किया जाता है, वो देश बन जाते हैं आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो उसकी मेन पहचान क्या हो जाती है कि वहां पर जो उत्पादन है उस पर नियंत्रण किसका है? सरकार का है। उत्पादन का लगभग भाग या ज्यादातर भाग किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे देश जहां पर उत्पादन जो है वो प्राइवेट या निजी संस्था, निजी व्यक्तियों के द्वारा ज्यादा किया जाता है, वो आपकी बन जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहां पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है वो आपकी बन जाती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तीसरी चीज आती है कितना, हाउ मच। अब इसके लिए हमें कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे ये मापने के लिए कि उत्पादन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, तब तक हम इस चीज का आकलन कैसे करेंगे कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, हम ज्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कितने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं जीडीपी या नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपको ये बताता है कि किसी भी देश के अंदर या किसी भी व्यवस्था, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी टेरिटरी के अंदर कितना उत्पादन हुआ, उसका जो मापक है वो कंसेप्ट आ जाता है आपका जीडीपी का। अब पूरी इकोनॉमी का कंसेप्ट चल तो इसी पे रहा है, जीडीपी पे, कि ये कितनी है, क्यों कम है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या चैलेंजेस है बढ़ाने में, ये सारा का सारा कंसेप्ट इस पे ही चलता है। तो तीन इन चीजों पर आपकी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है कि आपके देश में किस चीज का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, कितना हो रहा है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर यह चीज भी समझ लेना जरूरी है कि ये उत्पादन इतना आवश्यक क्यों है, या ऐसे कहें कि उत्पादन बढ़ाना ही क्यों है।
बढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है? Why to increase production? देखो एक सिंपल सा रीजन है कि पहले जितना उत्पादन हो रहा था उतना ही रहने दो ना, क्यों बढ़ाना है भाई, है नहीं? ज्यादा सही नहीं है? तो एक सिंपल सा रीजन होता है कि अगर दुनिया के अंदर एक कंसेप्ट नहीं होता जिसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप कुछ भी कहो इसको, अगर ये नहीं होता, आज भी दुनिया के अंदर जमीन तो उतनी ही है जितनी पहले थी। ऐसा तो नहीं है कि धरती लगातार बड़ी होती जा रही है। एक्सपेंडिंग द कॉन्टिनेंट का कंसेप्ट जरूर होता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पृथ्वी हर साल अपना आकार डबल कर लेती है। वो माइनर चेंजेस है, ज्योग्राफिकल पैटर्न्स है। लॉन्ग टर्म में जरूर उनका इफेक्ट पड़ता है, बट शॉर्ट टर्म में तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो तो इपोक्स एरा की बात है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उन घटनाओं को होने में। तो अगर अपने देखे जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर आज से 100 साल पहले का भारत देखो और आज का भारत देखो, या 100 साल पहले की दुनिया देखो और आज की दुनिया देखो, तो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, इतने जो नए लोग आए हैं, इन नए लोगों की आवश्यकता कैसे पूरी की जा सकती है अगर हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो, हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे तो। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, आपके घर में 4 लोग हैं, आपका काम जो है वो 10 किलो गेहूं से या 10 क्विंटल गेहूं से चल रहा है पूरे साल का। अब आपके घर में 6 लोग हो गए, अब आपका काम 10 क्विंटल गेहूं से कैसे चलेगा? अब आपको 12 क्विंटल गेहूं लानी पड़ेगी, या 12 क्विंटल गेहूं उगानी पड़ेगी, 14 क्विंटल 16 क्विंटल गेहूं उगानी पड़ेगी, जैसे जैसे आपके लोग बढ़ते जाएंगे। वही बात देश पर लागू होती है या समाज पर लागू होती है कि जब देश की जनसंख्या, समाज की जनसंख्या या दुनिया की जनसंख्या जब बढ़ती है, तो उस जो नए जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। जब ये उत्पादन बढ़ाना इस वजह से पड़ता है, तो फिर जो है वहां पर कंसेप्ट या वहां पर हमें किसको स्टडी करना पड़ जाता है? इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ जाता है। क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें 2 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात ये कि अभी कितना उत्पादन हो रहा है, किसका उत्पादन हो रहा है, अभी जो उत्पादन हो रहा है उसमें क्या कमियां हैं, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ये सारी जो स्टडी होती है, ये जो सारा पैटर्न होता है, इसी को अपने क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी की जब अपने स्टडी करते हैं तो उसमें यही पढ़ते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी है, जीडीपी कम क्यों है, दूसरे देशों की भारत की तुलना में ज्यादा कैसे है, भारत की जीडीपी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या सरकार प्रयास कर रही है जीडीपी बढ़ाने के लिए, क्या वो प्रयास सफल रहे, विफल रहे, सफल रहे तो क्यों रहे, विफल रहे तो क्यों रहे। इन सभी बातों की स्टडी अपने अपने सिलेबस में करते हैं। इसी के लिए सरकार ने अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग सिस्टम्स बनाए हुए हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी है, चाहे वो आरबीआई है, बैंकिंग सिस्टम है, हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, या हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस हैं, इंडस्ट्री, उद्योग, सर्विस, इन सब के अंदर जो सरकार का हस्तक्षेप है वो केवल इसी उद्देश्य के साथ है। और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? वो इस वजह से पड़ती है। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है, मेनली यही रीजन है। दूसरा कारण, हालांकि ये कोई जरूरत नहीं है, ये हमें एक उल्टा पाठ पढ़ाया गया, वो वाली बात है, वो है जीवन स्तर में सुधार, इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि इंसान में और जानवर में एक बेसिक फर्क क्या है। अगर आपको इंसान में और जानवर में फर्क करने के लिए कहा जाए तो दोनों में बेसिक फर्क क्या है? तो दोनों में बेसिक फर्क यही है कि जानवर जो होता है उसके पास प्रकृति को बदलने की, अपनी आसपास की परिस्थिति को बदलने की कैपेसिटी नहीं है। जैसा है वैसा ही उसको बनना पड़ेगा। जानवर को जंगल की तरह बनना पड़ेगा, जंगल जानवर की तरह नहीं बनेगा। जंगल में जो है वो जानवर को खाना पड़ेगा, उसके लिए उसको अपनी फूड हैबिट बदलना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो जानवर में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना एनवायरनमेंट बदल सके, अपनी परिस्थिति बदल सके। बट इंसान में ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि वो अपनी परिस्थिति बदल सके, वो अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि वो किस तरीके से रहना चाहता है। क्योंकि इंसान के पास एक क्षमता जो जानवर के पास नहीं है, वो है उपकरण बनाने की क्षमता, इक्विपमेंट बनाने की क्षमता, और उन इक्विपमेंट के माध्यम से, उन उपकरणों के माध्यम से कुछ भी नई चीज बनाने की क्षमता। उस नई चीज से उसका जीवन स्तर जो होता है वो सुधरता है। ये पार्ट हमें बाद में पढ़ा दिया गया, पहले वालों को नहीं पता था। जब तक एडम स्मिथ नहीं आए थे, मतलब जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जब तक वो नहीं आए थे तब तक इसके लिए ही इसकी आवश्यकता होती थी, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, गेहूं की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, सब चीजें बढ़ानी पड़ेगी।
बाद में हमें ये भी कह दिया कि क्योंकि बाद में जनसंख्या बढ़ना जो है वो एक अलग नेचुरल फिनोमिना था, तो बाद में ये भी कह दिया कि यार तुम जानवरों की तरह क्यों रहते हो, तुम में और जानवरों में कुछ तो अंतर है, तुम्हारे पास तो ये कैपेसिटी है कि तुम अपना खुद तय कर सको कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहना चाहते हो। अब उसके लिए हमें कहा गया कि एक मानव जीवन जो है उसका उद्देश्य ही क्या है, अपने जीवन स्तर में सुधार करना। कैसा आप सरकार किस लिए, सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। देश कौन सा अच्छा है, देश वो अच्छा है जिसके जीवन स्तर जो है वो उच्च स्तर का है या जिसका जीवन स्तर अच्छा है। तो सारी चीजें किस पर लाकर छोड़ दी गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, या जो आपकी जीवन शैली कहें या जीवन स्तर कहें उस पर लाकर छोड़ दी गई। तो इन दो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो है, इन दो रीजंस की वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि उत्पादन बढ़ाएं कैसे, हाउ टू इंक्रीज, कैसे बढ़ेगा। तो दो चीजें हो सकती है, सिंपल सी बात है, पूरी इकोनॉमिक्स इसी पे ही आपकी टिकी हुई है। एक तो ये है कि आप दक्षता बढ़ाओ, जिसको हम कह सकते हैं उत्पादकता कहो, दक्षता कहो, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ाओ। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप 1 बीघा जमीन के अंदर पहले 5 क्विंटल गेहूं पैदा करते थे, तो आप अब उसको आप उतनी जमीन में आपको 8 क्विंटल गेहूं पैदा करनी है। एक तरीका तो वो हो सकता है उत्पादन बढ़ाने का, अपने घर में भी यही चीज हो सकती है। एक तो उत्पादन बढ़ाने का तरीका है कि हम हमारी दक्षता को बढ़ाएं, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कहो, दक्षता कहो, उसमें वृद्धि करें, ताकि उन्हीं संसाधनों के अंदर से जो हमारे पास पहले उपलब्ध थे, उन्हीं संसाधनों को उपयोग करते हुए हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकें। दूसरा तरीका क्या है साहब, तो दूसरा तरीका है कि आप नई वस्तुओं को उपभोग स्टार्ट करो, सेवाओं का निर्माण करो, जो पहले नहीं होता था वो बनाना स्टार्ट करो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जो है आप मूलभूत आवश्यकताओं से आगे निकलकर, रोटी कपड़ा मकान से आगे निकलकर जो है इंसान को सुख देने की वस्तुएं बनाओ, उस तरीके से आप उत्पादन बढ़ा सकते हो। अब यहां पर सरकार की भूमिका आ जाती है। यहां पर सरकार की कैसी भूमिका आ जाती है कि सरकार को इस तरीके से तकनीक विकसित करनी पड़ेगी ताकि अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी बढ़े। सरकार को नियम कानून इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि एफिशिएंसी बढ़े। दूसरा, यहां पर जो है सरकार की भूमिका आ जाती है, अब नई वस्तुओं या सेवाओं का जो निर्माण है उसको संभव बनाने के लिए सरकार को मदद करनी पड़ेगी। सरकार को उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना पड़ेगा। सरकार को उन वस्तुओं सेवाओं के लिए नियम कानून बनाने पड़ेंगे, कैसे बन सकती है, कैसे बेची जा सकती है, किसको बेची जा सकती है, कौन इसको उपयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस चीज के लिए इसका उपयोग हो सकता है उस वस्तु का या सेवा का, ये सारी बातें तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सरकार की भूमिका आ जाती है। अब ये जो दोनों ही चीजें हैं, इन दोनों ही चीजों के लिए आवश्यकता पड़ेगी आपको निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के तो आप नई चीज नहीं बना सकते, बिना इन्वेस्टमेंट के तो आप दक्षता में सुधार नहीं कर सकते। आपको अगर ज्यादा फसल भी उगानी है अपने खेत में से, तो उसके अंदर पहले फर्टिलाइजर तो डालना पड़ेगा, उर्वरक डालना पड़ेगा। आपको जमीन के अंदर हो सकता है कि जमीन में जो कमी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जमीन प्लेन नहीं है, तो उसको प्लेन करवाने के लिए पहले ट्रैक्टर का खर्चा करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर आपको ज्यादा उत्पादन करना है अपनी फसल में, तो पॉली हाउस बनाना पड़ेगा। ज्यादा उत्पादन करना है अगर आपको, तो खेत में ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए पानी का एक बड़ा डैम या टैंक टाइप की कुछ बनानी पड़ेगी, डिग्गी बनानी पड़ेगी, उसमें भी खर्चा लगेगा। तो इसके लिए दोनों कामों के लिए आवश्यकता पड़ती है निवेश की। इसलिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो सरकार की मुख्य भूमिका होती है वो होती है निवेश को संभव बनाना। ये इसी चीज पर पूरी सरकार चल रही है, टू इंश्योर इन्वेस्टमेंट। पूरी सरकार की गणित केवल एक चीज पे चल रही है, वो है कि निवेश कैसे बढ़ सकता है भारत में, कहां से निवेश आ सकता है, नियम कानून व्यवस्थाओं में क्या बदलाव किया जाए कि ज्यादा लोग यहां पर निवेश करें। क्यों? क्योंकि निवेश होगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, आपका जीवन स्तर सुधरेगा। उत्पादन बढ़ने से ही आपको रोजगार मिलेगा। उत्पादन का साइकिल चलेगा कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर निवेश होगा, तो निवेश होने से आपको उत्पादन बढ़ेगा। अब जब भी उत्पादन होता है, उत्पादन उतनी मात्रा में क्या पैदा करता है, रोजगार पैदा करता है। एआई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होने वाली है
कि एआई की वजह से उत्पादन तो हो जाएगा पर रोजगार खत्म हो जाएगा। यहीं पर मानवता के लिए क्राइसिस या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है कि अब इंसान करेगा क्या जब काम एआई कर देगा। तो वो एक जो डिबेट चल रही है कि 2030 तक आते आते 70-80% नौकरियां भारत में खत्म हो जाएगी या दुनिया में अन्य देशों में भी खत्म हो जाएगी, भारत पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब जो खत्म हो जाएगा तो वहां पर जाकर एक प्रॉब्लम जो कहते हैं। बाकी निवेश जब होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपने फैक्ट्री लगाई है, उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि आपने नई फैक्ट्री लगाई है, नया ऑफिस खोला, तो उसमें 5-10 लोगों की जरूरत होगी, तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। अब आय बढ़ेगी तो यहां से एक बात कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा, जो हमारा उद्देश्य था, सरकार का उद्देश्य था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारा जाए। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, लोगों की आय बढ़ानी पड़ेगी। लोगों की आय बढ़ाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार देने के लिए क्या है, आपको उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उत्पादन के तो रोजगार दोगे कहां पर उनको। उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निवेश करवाना पड़ेगा। अब जब ये आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अगर मांग बढ़ेगी तो फिर जो निवेशक है उसके लिए वापस जो है निवेश करने की उसकी इच्छा होगी या ज्यादा निवेश करने की इच्छा होगी। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये पूरा पूरा ये जो साइकिल होता है इसी को अपने अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब ये साइकिल धीरे पड़ जाता है तो अपने कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। जब ये साइकिल तेज चल रहा होता है तो अपने कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में बूम चल रहा है। तो वो एक तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थिति इसकी चलती रहती है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल एक बार फिर मिलेंगे इसी प्रकार से अपने जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो समझने के लिए। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी बातें हैं, जो भी एग्जाम रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, समयबद्ध तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।